हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। सब लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स जो है वो है ना काफ़ी अच्छे, मतलब है ना आपके एग्जाम्स जो है वो होने वाले हैं यूजीसी नेट के। तो हम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो है इसका प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे। तो लॉजिकल रीजनिंग में सेकेंड प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारा रहने वाला है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिया है, आज हम सेकेंड प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर इसके बाद में हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों का मिला के रहेगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से हमारे सारे यूनिट्स जो है वो मैं आपको कवर करवा दूंगी। आपका सिर्फ एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बचेगा, उसको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसकी सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा थ्योरी या फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस पर एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिल जाती है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लासेस की सारी प्लेलिस्ट वगैरह, क्लासेस की सारी लिंक वगैरह वो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप दोनों चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लो। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कितने सवाल आपके करेक्ट हुए हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना वीडियो के लास्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन बी डायरेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑल मैमल्स आर 4-legged एनिमल्स। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का सीधा अनुमान इस कथन से लगाया जा सकता है कि सभी स्तनधारी 4 पैर वाले जानवर होते हैं। ऑल एनिमल्स आर 4-legged मैमल्स, नो 4-legged मैमल्स आर एनिमल्स, सम मैमल्स आर 4-legged एनिमल्स एंड ऑल 4-legged एनिमल्स आर मैमल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम मैमल्स आर 4-legged एनिमल्स जो है हम इससे इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कुछ स्तनधारी 4 पैर वाले जानवर होते हैं, इससे हम इसका है ना जो लॉजिकल इक्विवेलेंट का जो स्टेटमेंट है वो हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस को करा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव। इनमें से कौन सा जो है वो आपको यहाँ पे बताना है कि विपरीत कथन होगा, कुछ कुत्ते आक्रामक जानवर नहीं होते हैं इस कथन का। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे ये मेरा स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा खराब सा स्क्वायर है, बट ठीक है, AEIO, ठीक है, AEIO हमने बना लिया। अब कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होता है, ये इसके विपरीत होते हैं। ऐसे वाले जो भी होते हैं ना, A और O, E और I, यहाँ पे देखो दोनों ही आपको कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो दिखेंगे। यहाँ पे पूछा है कि सम डॉग्स आर नॉट एनिमल, सम नॉट वाला कथन आपको, O वाला जो कथन होता है वो सम नॉट का कथन होता है आपका, ठीक है। ओ जो आपका ओ वाला कथन जो है इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन सा कथन दिख रहा है आपको, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में आपको यहाँ पे कौन सा दिखेगा, सम नॉन अग्रेसिव नॉट नॉन डॉग्स आर एनिमल्स, यानी कि आपको यहाँ पे इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन सा कथन दिखेगा, कुछ गैर आक्रामक गैर कुत्ते जानवर होते हैं। ये इसका आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको 2 बार 9 दिखेंगे उसको आपको यहाँ पे कट कर देना है, तो यानी कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको क्या देखने को मिलेगा, सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव एनिमल्स, तो यहाँ पे आपको सम नॉन अग्रेसिव डॉग्स आर एनिमल्स ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करके आपको रूल्स पता होंगे तब ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाला है ना डायग्राम समझाया। A और O जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, E और I जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि ये 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कौन से हैं वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना सम ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल है और एक आपका नो ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल है, यानी कि सम और नो। अब यहाँ पे देखते हैं, सम वाला होता है आपका ये और नो वाला होता है आपका E। तो A मतलब I और E वाला जो है वो आपका क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। A और O वाला आपका कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, पर A और O का यहाँ पे कोई कथन नहीं है, यहाँ पे E और I का कथन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि C और D जो है ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ये आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नाम का एक टॉपिक है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। हिंदी में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से कथन का एक दूसरे विरोधाभासी होते हैं। तो कुछ वस्तुएं नाश्वर है और कोई भी वस्तुएं नश्वर नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। केवल C और D ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, है ना आपसे यहाँ पे प्रमाण के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। प्रमाण क्या होता है, किसी भी चीज को करने के लिए जो हम एविडेंस देते हैं, जो प्रमाण होता है उसको ही इंडियन लॉजिक में प्रमाण कहा जाता है। टोटल 6 प्रकार के प्रमाण आपके इंडियन लॉजिक में दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा टाइप का प्रमाण का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है,
वो आपको चूज करके बताना है। यहाँ पे क्या बोला है, टू फाइंड माई वे अबाउट इन अ विलेज आई आस्क टू रेजिडेंट फॉर गाइडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। न्याय, प्रत्यक्ष, सिमिलैरिटी, इन्फ्रेंस या फिर वर्बल टेस्टिमोनी, यानी कि प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान या फिर शब्द। क्या पूछा है हिंदी में, देखते हैं। किसी गांव में अपना रास्ता खोजने के लिए मैं एक निवासी से मार्गदर्शन मांगता हूं। शास्त्रीय भारतीय तर्क जो विद्यालय है आपका, न्याय के अनुसार ज्ञान के निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग मैं यहाँ पे करूंगा? धारणा का, यानी कि प्रत्यक्ष का, उपमान का, अनुमान का या फिर शब्द का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द का ही तो उपयोग करोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। प्रमाण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, किसी भी चीज को करने का जो एविडेंस होता है, जो है ना, प्रमाण यानी कि किसी भी चीज को करने का जो सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ये तो प्रमाण है इसका। ठीक है, अब बोलते हैं ना भाई आपका प्रमाण क्या है, आप मुझे प्रमाण दो, आप मुझे स्रोत दो, मतलब है ना एविडेंस दो। तो एविडेंस जो है वो आपका प्रमाण होता है। अब इस प्रमाण के आपके 6 अलग अलग प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, सिमिलैरिटी, इन्फ्रेंस, शब्द, एक होता है अर्थपटी, एक होता है आपका अनुपलब्धि। ऐसे करके 6 आपके प्रमाण के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एक इंसान जो है वो किसी गांव में अपना रास्ता खोज रहा था, ठीक है, और वो वहां पे उस गांव में रहने वाला जो निवासी है उससे मार्गदर्शन पूछता है कि भाई मुझे इसके घर जाना है तो मुझे कहाँ जाना होगा। ऐसे हम पूछते हैं ना कई बार, तो वैसे वो भी पूछ रहा था कि भाई मेरे को इस पते पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, आप मुझे रास्ता बता दो, मार्गदर्शन बता दो। तो वो कौन से प्रमाण का उपयोग करेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जहाँ पे हम हमारे सेंसेस का उपयोग करते हैं। हम हमारे आंखों से चीज़ों को देख रहे हैं, हम हमारे है ना स्किन से चीज़ों को टच कर रहे हैं, हम चीज़ों को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके आईज, नोज, जो आपके सेंसेस हैं, जब हम हमारे इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो उसको, और इंद्रियों का उपयोग करके जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। एक होता है आपका उपमान। उपमान आपने हिंदी में उपमा सुना होगा, उपमा और उपमान यानी कि सिमिलैरिटी, यानी कि हम जब किसी चीज को किसी चीज की उपमा से सिमिलर बताते हैं, तुलना करते हैं कि भाई ये चीज तो इसके बराबर है, ये सिमिलैरिटी है दोनों में। तो जब हम उपमा करते हैं, जब हम है ना समानता दिखाते हैं, और समानता के माध्यम से जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उपमान प्रमाण कहते हैं। एक होता है आपका अनुमान प्रमाण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्रेंस। मेरे को नहीं पता है कि भाई उस चीज के बारे में सत्य क्या है या फिर असत्य क्या है, सही और गलत मुझे नहीं पता है, पर मैं उस चीज का अनुमान लगा रही हूँ, और अनुमान लगा के जब मुझे किसी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। एक होता है आपका वर्बल टेस्टिमोनी, यानी कि मौखिक गवाही, जिसको हम शब्द प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। जब मुझे बोले हुए शब्दों या फिर लिखे हुए शब्दों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण बोलते हैं। शब्द आपके बोले हुए भी हो सकते हैं, आपके लिखे हुए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, मुझे अपना रास्ता खोजना है तो मैंने किसी से पूछा कि भाई इस पते पे मैं कैसे जा पाऊंगा, तो वो मुझे बोल के ही तो बताएगा। तो यहाँ पे मैंने शब्द प्रमाण का उपयोग करा है। मैंने भी बोल के उससे सवाल पूछा, वो भी मुझे शब्द का उपयोग करके ही उसका जवाब देगा। तो यहाँ पे शब्द प्रमाण का मैंने उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2 तरीके के प्रमाण कौन से होते हैं? एक होता है आपका अर्थपट्टी। अर्थपट्टी क्या होता है? जिसके अंदर हम कल्पना करते हैं, हमको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, पर हम यहाँ पे कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब याद रखना, अनुमान में और कल्पना करने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुमान और आपका अर्थपट्टी जो है वो उसमें से क्या आएगा। अनुमान में हम अनुमान लगाते हैं, पर अनुमान कब लगाएंगे? जब हमको कोई पूर्व का ज्ञान है, हमको नहीं पता है वो चीज़ सही है या फिर गलत है, पर हमारे पास में कोई पूर्व का ज्ञान है, कोई प्रीवियस नॉलेज है, और उस नॉलेज के आधार पर मैं अनुमान लगा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि जब भी है ना धुआं उठता है तो उस धुएं से आग होती ही है, मतलब जहाँ पे भी आग होती है वहाँ पे धुआं होता ही होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी है। भाई अगर किसी के घर में आग लगी है तो मतलब वहाँ से धुआं भी आएगा ही, है ना, मतलब जहाँ पे आग है वहाँ पे धुआं होगा ही होगा। तो मैंने क्या, अब मेरे को ये बात पता है कि भाई जहाँ आग होती है वहाँ पे धुआं हमेशा होता ही होता है, ये मेरे को ऑलरेडी ज्ञान है अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, अब कहीं पे आग लग गई, ठीक है, या फिर कहीं से धुआं निकल रहा है। अब मेरे को दिख नहीं रहा कि आग लगी है या फिर नहीं लगी है, लेकिन कहीं से धुआं उठ रहा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अनुमान लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वहां पे आग लगी है या फिर नहीं लगी है, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता है, पर मैं यहाँ पे अनुमान लगा रही हूँ अपनी पूर्व के ज्ञान के माध्यम से कि भाई जहाँ पे भी धुआं होता है वहां पे आग होती है, और जहाँ पे आग होती है वहां पे धुआं होता है, मतलब यहाँ पे भी धुआं उठ रहा है, मतलब जरूर उस घर के अंदर आग लगी है। मैंने क्या किया, अनुमान लगाया पूर्व के ज्ञान से, ये होता है आपका अनुमान प्रमाण। लेकिन एक होता है आपका कल्पना करना, जिसको हम अर्थपट्टी के नाम से जानते हैं। वहां पे हम अनुमान नहीं लगाते, कोई पूर्व का ज्ञान नहीं हमारे पास में, हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल,
एक दिन स्कूल के अंदर क्या हुआ था, एक है ना प्रिंसिपल जो है वो राउंड पे चल रहे थे, सारी क्लासेस को चेक कर रहे थे कि भाई कौन सी क्लास में कितनी आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सही ढंग से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और वो आके देखते हैं कि एक क्लास के अंदर एक क्लास जो है वो पूरी खाली पड़ी है। तो वो क्या कल्पना कर लेते हैं कि अच्छा आज तो सारे बच्चे जो है वो छुट्टी पे हैं, सारे बच्चों ने बंक मार लिया स्कूल से। और वो ये भी कल्पना कर लेते हैं कि जो टीचर है इनको पढ़ाने वाला उसने भी बंक मार लिया, आज तो टीचर ने भी छुट्टी कर ली, बच्चों ने भी छुट्टी कर ली, सब अपने घर पे बंक मार के बैठे हैं। अब यहाँ पे उस प्रिंसिपल को क्या पता है, उसने देखा कि वो बंक मार रहे हैं या फिर नहीं मार रहे हैं, उस प्रिंसिपल ने देखा, उसको कोई कंफर्म नॉलेज है, कंफर्म नहीं पता है उसको, सिर्फ उसने कल्पना करी, उसको नहीं दिखा है, मतलब उसने कल्पना कर ली। ठीक है, तो ये कल्पना जब भी हम करते हैं तो वो कल्पना के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, कोई भी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको हम बोलते हैं अर्थपट्टि। और अनुपलब्धि क्या होता है, अनुपलब्धि का भी आप सेम एग्जाम्पल ले सकते हो। भाई वो क्लास के अंदर बच्चे उसको नहीं दिखे थे, उस प्रिंसिपल को क्लास में बच्चे नहीं दिखे, अनुपलब्ध है वहां पे, तो अनुपलब्ध होने के माध्यम से उसको किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि आज तो बच्चों ने क्या कर लिया, बंक मार लिया। तो कोई भी चीज अनुपलब्ध होने के माध्यम से जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको बोलते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। तो ऐसे करके आपके 6 प्रमाण होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा था कि भाई एक इंसान जो है वो अपना है ना पता खोज रहा है, उसने किसी से पूछा तो उसने उसका जवाब दिया, तो यहाँ पे शब्द प्रमाण का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, फैलेसी से क्वेश्चन है, Today, on average, we can look forward for a longer lifespan than the generation before us. It is obvious that lit has been possibly only because of the millions of dedicated doctors who have ensured our good health. Identify the fallacy committee in the committed in the above argument from the following option: hasty generalization, false cause, slippery slope, या फिर आपका appeal to unqualified authority। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें सही कथन है। हिंदी में चलते हैं, हिंदी में क्या पूछा है, आज औसतन हम अपने से पहले की पीढ़ी की तुलना में लंबे जीवन की कल्पना की उम्मीद कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि यह केवल और केवल उन लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण ही हो पाया है जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी का उपयोग हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स कॉज का उपयोग हो रहा है। भाई डॉक्टरों के कारण हम हमारे लंबे जीवन को देख सकते हैं, इसका यहाँ पे जो कारण बताया हुआ है वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है कि हम हमारे पहले के जो हमारे है ना, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो पहले की पॉपुलेशन थी, उस पहले की पॉपुलेशन से हम जो आज की जो हमारा जनरेशन है, पहले की जनरेशन से आज की जो जनरेशन है वो लंबा लाइफ स्पैन को लंबे लाइफ स्पैन को हम है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो जीवन जो होगा वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पुराने लोगों के बजाय। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, इसलिए हमारा जो जीवन है वो लंबा हो रहा है। क्या ये हमारा जीवन जो है वो बड़ा हो रहा है, क्या ये कारण सही है, ये कारण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फॉल्स कॉज यहाँ पे दिया हुआ है, मिथ्या कारण यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैस्टी जनरलाइजेशन मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब हम किसी भी चीज का तुरंत सामान्यीकरण कर देते हैं उसको बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। स्लिपरी स्लोप क्या होता है, स्लिपरी स्लोप होता है एक चीज होगी उसके बदले में कोई दूसरी कड़ी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, और ऐसे करके पूरी चेन जो है वो बनती रहेगी, जबकि उस चेन का कोई लेना देना भी नहीं होगा। जहाँ पे मैंने आपको हिंदी मीडियम का एग्जांपल दिया था उस मूवी का, तो ऑप्शन नंबर मतलब सेना स्लिपरी स्लोप का ये मतलब होता है। अनक्वालिफाइड अथॉरिटी यहाँ पे नई आपकी सेना फैलेसी आई है। अनक्वालिफाइड अथॉरिटी क्या होता है, जब हम किसी को देखते हैं, कोई इंसान है वो अनक्वालिफाइड है उस चीज के लिए, पर वो फिर भी उस चीज के ऊपर ज्ञान दे रहा है, तो हम उसकी बात को मान लेते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, करीना कपूर जो है वो लक्स साबुन का ऐड करती है और बोलती है कि लक्स साबुन से नहाने से आप सभी लोग मेरे जितने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाओगे, जैसी मैं खूबसूरत हूँ। तो हम सब क्या करते हैं, हम सब जाते हैं दुकानों पे लक्स साबुन को लेने के लिए, वहां पे भीड़ लगती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, क्या करीना कपूर डॉक्टर है, क्या उसको पता है कि कौन से साबुन से नहाने से आप गोरे हो जाओगे, कौन से साबुन से नहाने से आप खूबसूरत हो जाओगे, क्या उसको पता है, कोई नॉलेज है इस चीज की, नहीं पता है। पर क्योंकि वो करीना कपूर है, वो अथॉरिटी है, हम फिर भी उसकी बात मान रहे। पर वो अथॉरिटी कैसी है, अनक्वालिफाइड है, उसके पास में कोई नॉलेज नहीं है। अनक्वालिफाइड मतलब डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, ये मतलब नहीं है। अनक्वालिफाइड मतलब वो डॉक्टर नहीं है ना, वो कोई और क्वालिफिकेशन है उसकी, वो एक्टर है, वो डॉक्टर तो नहीं है। पर डॉक्टर ना होने के बावजूद जब वो डॉक्टर जैसा बनने की कोशिश करी, डॉक्टर ना होने के बावजूद जब वो अपना ज्ञान दे रही उस लक्स साबुन के ऊपर कि इसको यूज करो मेरे जैसे खूबसूरत बन जाओगे, और हम भी उसको यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि करीना कपूर इसको यूज करती है। तो ये होता है आपका अथॉरिटी की फैलेसी। जब कोई अथॉरिटी किसी चीज को करता है, उसका देख के जब हम भी सेम वो
चीज़ करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो अथॉरिटी जो है वो अनक्वालिफाइड है, उसके पास भी उस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, पर फिर भी क्योंकि वो अथॉरिटी उस चीज़ को कर रही है तो हम भी उस चीज़ को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना, मतलब है ना, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी जो है वो, ये इसका मतलब होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 जो है फॉल्स कॉज, मिथ्या कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, इफ द स्टेटमेंट ऑल क्रिकेटर आर रिच पर्सन इज गिवन एज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड टू बी फॉल्स। यहाँ पे दिया हुआ है ऑल क्रिकेटर आर रिच पर्सन, ये कथन जो है वो आपका सही कथन है, तो इनमें से गलत कथन कौन सा होगा। नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, सम क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन, या फिर सम रिच पर्सन आर क्रिकेटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी कथन जो है, नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन एंड सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन, ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा मैडम, अभी मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनाओ, यहाँ पे लिख दो ए ई आई और ओ। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन, ऑल वाला कथन होता है आपका ए वाला कथन, ये अगर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है, तो इनमें से फॉल्स कौन सा होगा। तो एक तो हो गया आपका ऑल नॉट वाला, ये दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, यानी कि एक सही है तो दूसरे को गलत होना ही पड़ेगा, तो ई वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। एक आपका सम नॉट वाला, यानी कि इनमें अगर ये सत्य है तो गलत कौन सा होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो होते हैं, विरोधाभासी जो होते हैं, वो ऑपोजिट होते हैं, एक सत्य है तो दूसरे को गलत होना ही पड़ता है, तो यानी कि ई और ओ कथन जो है वो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो नो क्रिकेटर्स आर रिच पर्सन आपका ई वाला कथन है, सम क्रिकेटर्स आर नॉट रिच पर्सन आपका ओ वाला कथन है, तो ई और ओ कथन जो है वो आपके फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे को कैसे आया आंसर, मेरे को कॉन्सेप्ट पता थे, मेरे को रूल्स पता थे कि भाई क्या सही पे क्या गलत होता है, क्या गलत पे क्या सही होता है, मैंने रूल्स याद करे हुए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको लॉजिकल रीजनिंग में कुछ रूल्स अगर नहीं पता है, नहीं याद है, तो फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला सवाल दिया हुआ है, आगे चलते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव इतना संबंधित है कि वो दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते, पर दोनों एक साथ में गलत हो सकते हैं। अगेन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बना लो। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए ई आई और ओ। अगेन यहाँ पे रूल पता होना चाहिए कि कौन सा दोनों एक साथ में सत्य नहीं होगा और कौन सा दोनों एक साथ में गलत हो सकता है। मैंने बोला ई और ए के बीच में जो संबंध होता है, ये कहता है कि हम दोनों एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं, यानी कि सत्य नहीं हो सकते हैं, पर एक साथ में गलत हो सकते हैं। तो आपसे सवाल में क्या पूछा था, इनमें से ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो ये कहता है कि दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते हैं पर गलत हो सकते हैं। तो ए और ई वाला कथन आपका होगा, ए क्या होता है, ऑल होता है, ई क्या होता है, ऑल नॉट होता है, यानी कि ऑल होता है आपका और एक होता है ऑल नॉट वाला। ए और बी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, पर मेरे को यहाँ पे रूल पता थे, इसलिए मेरे को यहाँ पे सिंपल लग रहा है। जिसको रूल नहीं पता होंगे उसको ये सिंपल नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे लॉजिकली इक्विवेलेंट आपसे पूछा है, नो डॉग्स आर अग्रेसिव एनिमल, नो अग्रेसिव एनिमल आर डॉग, ऑल डॉग्स आर नॉन अग्रेसिव एंड सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव एनिमल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे समतुल्य बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ए बी और सी जो है ये तीनों ही आपके समतुल्य है, सिर्फ डी वाले को छोड़ के आपके तीनों ही ए बी सी कथन जो है वो आपके समतुल्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं थोड़े से यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को। क्या पूछा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल अ मैन सेड हर मदर्स ओनली डॉटर इज माय वाइफ। तो गर्ल जो है वो उस आदमी से कैसे रिलेटेड है। हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। उसकी माँ की इकलौती बेटी जो है वो मेरी पत्नी है, तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। वो उसकी बेटी होगी, उसकी भतीजी होगी, उसकी बहन होगी, या फिर उसकी पत्नी होगी। तो उसकी बहन ही तो होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है, एक लड़की की फोटोग्राफ को देखकर, यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है, इस लड़की की फोटोग्राफ को देखकर एक आदमी बोल रहा है कि इसकी, है ना, क्या पूछा है, लड़की की तस्वीर को और इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है कि उसकी माँ, यानी कि इस लड़की की माँ, तो उस आदमी की भी माँ हो गई, उस माँ की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। ठीक है, मेरी इकलौती बेटी जो है वो मेरी पत्नी है, तो वो उसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, लड़की का पुरुष से क्या संबंध है, तो वो लड़की जो है उस आदमी की बहन होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो सही लगे होंगे, आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर से पूछ लिया करो।
हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे को वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप मेक श्योर करना कि दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेट सेकंड था। इसके बाद में मैं एक और प्रैक्टिस सेट आपका करवाऊंगी जो रहेगा हमारा मैथ्स और रीजनिंग का मिक्स वाला, ठीक है। फिर हमारे पूरा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।